नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। और पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है पुष्पा जी ने। पुष्पा जी ने बताया कि उनकी एज है 41 ईयर्स और वो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हैं 10 साल के लिए, और उनका लक्ष्य है बेटी की शादी। तो पुष्पा जी, अगर आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं तो आप जानती हैं कि म्यूचुअल फंड्स में जोखिम भी है, लेकिन हम यदि बात करें स्पेशली इक्विटी फंड्स की, यहाँ पर जोखिम भी है, उतार चढ़ाव की संभावना काफ़ी रहती है। लेकिन क्योंकि यदि मकसद है वेल्थ क्रिएशन तो फिर इक्विटी फंड्स सुटेबल माने जा सकते हैं। मैं 10 ईयर्स के हिसाब से कुछ फंड्स पर अपनी राय दे रहा हूं, और आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। यदि पैसे कभी कम या ज़्यादा होते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो थोड़ा सा पेशेंस हो, तो फिर वो गिरावट के बाद जब फिर मार्केट ऊपर आता है तो एनएवी में सुधार भी होता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर एक स्कीम होगी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, और वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, तो इसमें आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप 3 लाख रुपए को डिवाइड कर सकती हैं। लेकिन एक स्कीम होगी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। साथ ही आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड, यानी कि ऐसा हाइब्रिड फंड जहां पर इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट होता है, और डेट और इक्विटी को डायनेमिकली मैनेज किया जाता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इस कैटेगरी का एक फंड है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। साथ ही आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं, और वो होगा एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। तो आप तीनों स्कीम्स में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती हैं। एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, दूसरा बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि हाइब्रिड फंड है, और तीसरा एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के शेयर्स में हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा लार्ज कैप बायस फंड है, तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। तो 3 फंड्स में डिवाइड करके आप आगे बढ़ सकती हैं, और 3 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने की बजाय आप 4-5 किस्तों में कर सकती हैं। यानी कि सबसे पहले आप अपना फोलियो ओपन करके 25,000 रुपीज ईच स्कीम में इन्वेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद फिर 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद दोबारा से फिर से 25-25 हजार रुपये टॉपअप कर सकती हैं। इस तरह से 4-5 किस्तों में आप पूरे 3 लाख रुपयों को इन 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है डॉक्टर नीरज शर्मा ने। डॉक्टर शर्मा जी का सवाल है, बल्कि सवाल से पहले उन्होंने कहा है कि वो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा है मेरे चैनल से। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अनबायस्ड गाइडेंस और फ्रैंक एनालिसिस के लिए उन्होंने मेरा धन्यवाद कहा है। तो थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को ध्यान से देखते हैं और इससे आपको फ़ायदा मिला है, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। आपके सवाल और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। तो आपका सवाल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को लेकर, जहां पर आप 20,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आपको इस स्कीम में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड एक हाइब्रिड फंड है जो कि इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्ट करता है। ये इस कैटेगरी की बहुत पुरानी स्कीम है और स्कीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। लेकिन क्योंकि ये हाइब्रिड फंड है तो इसके रिटर्न्स को आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के रिटर्न से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यदि आपका मकसद है सेफ्टी के साथ मॉडरेट रिटर्न्स, यानी कि मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न्स, तो इस तरह की स्कीम्स सुटेबल मानी जा सकती हैं और फिर इस कैटेगरी की ये एक बेहतरीन स्कीम है।
लेकिन यदि आपका लंबा नज़रिया है और आप जोखिम सहने की क्षमता रखते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में एसआईपी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, वैसे तो ये फंड अच्छा है अपनी कैटेगरी का। यदि आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड में करना हो तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है निकेश बाबा ने। निकेश जी का सवाल है कि वो पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं कुछ स्कीम्स में, और स्कीम्स हैं मेरे असेट टैक्स सेवर फंड, 5,000 रुपया महीना एसआईपी चल रही है, और निकेश जी ने बताया है कि 30 साल का लक्ष्य है। साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर 25 ईयर्स, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड में 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर 25 ईयर्स, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 3,000 पर मंथ फॉर 20 ईयर्स, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2,000 पर मंथ फॉर 15 ईयर्स। तो निकेश जी, आपके पास में एक टैक्स सेवर फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक, जहां पर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप मिड कैप में है और साथ ही इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी अच्छा फंड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड एक मिड कैप फंड है और अपनी कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, उसमें आप 3,000 कर रहे हैं और 2,000 आप एसबीआई स्मॉल कैप में कर रहे हैं, तो आपके 5,000 रुपये यहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि 5,000 स्मॉल कैप में, 5,000 मिड कैप में, और फ्लेक्सी कैप में 5,000, यानी कि उसके जरिए आप लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा पोर्टफोलियो है और आप बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए, लेकिन लक्ष्य बहुत लंबा है। आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल की बात कही है, तो आप हर साल स्कीम्स को मॉनिटर करते रहिए, और यदि कभी बदलाव की ज़रूरत महसूस हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पर अगर मैं कहूं तो आपकी चॉइस अच्छी है और वेल डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो है। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मिस्टर जय ने, और मिस्टर जय मंडला एमपी के रहने वाले हैं, और उन्होंने बताया है कि वो 18,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं सिंस अक्टूबर 2022 फॉर द टारगेट ऑफ 1.50 करोड़ इन 15 ईयर्स। 15 साल में 1.5 करोड़ रुपए जुटाने हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जय जी, आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड तो नहीं होते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हुए इक्विटी स्कीम्स के यदि हम एक 12% का CAGR एज्यूम करें तो आपके लगभग 86 लाख के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं 15 साल में। अब यदि आपको 1.5 करोड़ रुपए जुटाने हैं तो मेरी यहाँ पर सलाह होगी, यानी कि जो कैलकुलेशन बता रहा है 12% के CAGR पर, आपको कम से कम 10% से आपकी SIP को स्टेप अप करना चाहिए, यानी कि हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10% से आपको बढ़ाना चाहिए, ताकि यदि आपके इन्वेस्टमेंट पर 12% का CAGR निकल कर आए तो आप 15 साल में 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएं। अब आते हैं स्कीम्स पर। अगर मैं कहूं कि आपके पोर्टफोलियो में जिस तरह की स्कीम्स आपने चुनी हैं, शायद वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, और शायद आपको भी इस बात का एहसास हो गया है, आप उन स्कीम से निकलना चाहते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहां पर आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स हों। चाहे आप इंडिविजुअली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स को शामिल करें या फिर मल्टी कैप के जरिए आप एक्सपोजर लें, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। साथ ही इंटरनेशनल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल तो करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी ध्यान रहे कि डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल इक्विटी फंड बेटर चॉइस है इनिशियली। और यदि मतलब आपके पास पहले से डाइवर्सिफाइड फंड्स हों, चाहे डोमेस्टिक की बात हो या इंटरनेशनल की, तब आप थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा है कि आप PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को स्टॉप करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो तो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। ठीक है कि पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस स्कीम का बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये किसी भी फंड के साथ हो सकता है और फंड का पोर्टफोलियो अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टाइल कुछ टाइम काम नहीं करता है, बट मेरे हिसाब से आप चाहें तो इस स्कीम में आप बने रह सकते हैं, और यदि आपने मन बना लिया है निकलने का
तो आप यहां से निकल भी सकते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ये एक सेक्टोरल फंड है जो कि आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और मेरे हिसाब से आप किसी भी यदि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को देखेंगे तो वहां पर टेक्नोलॉजी का अच्छा एलोकेशन रहता है। तो ऐसे में शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि किसी निवेशक को अलग से एक टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये तभी करना चाहिए जब आप उस सेक्टर पर बहुत बुलिश हो। हालांकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड इस कैटेगरी का अच्छा फंड है, और आईटी सेक्टर इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक एक्टिव सेक्टर है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद भी है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स में टेक्नोलॉजी का एलोकेशन अच्छा रहता है, आप यहाँ से भी निकल सकते हैं, अपनी एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं। और साथ ही आपने कहा है एचडीएफसी डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्स एफओएफ से भी आप निकलना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी आपका डिसीजन हो सकता है। मेरे एसेट मिड कैप फंड में 2000 की एसआईपी चल रही है, साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, टाटा स्मॉल कैप फंड में, और आप इन स्कीम में बने रह सकते हैं। एक बात बता दूं, मुझे आपकी स्कीम्स को देख के ऐसा लग रहा है कि आपने जिस वक्त इन्वेस्ट किया आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखी, जिन स्कीम ने उस वक्त पर बेस्ट परफॉर्म किया था आपने उन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और स्मॉल कैप फंड्स ने क्योंकि पिछले एक साल में अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं, या मेरे एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो रिटर्न्स अच्छे रहे हैं, इसके लिए आप यहां पर बने रहना चाहते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड में ऐसा हो सकता है कि कभी मिड कैप अच्छा करेगा, कभी स्मॉल कैप करेगा, कभी लार्ज कैप करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स का होना जरूरी है। तो यदि आप मिड कैप, स्मॉल कैप जो आपने सेलेक्ट किए वहां तो आप बिल्कुल बने रहिए। जो आप कह रहे हैं कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से निकलना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही इंटरनेशनल फंड में भी एक फंड की मैं आपको सलाह दूंगा, यदि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को चुनते हैं तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है। यदि आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप अलग से एक इंटरनेशनल फंड को इंक्लूड कर सकते हैं, और वो स्कीम होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड। तो क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनके मैंने नाम बताए ये लार्ज कैप बायस हैं, इसके लिए यहां से आपको लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल जाएगा। मिड कैप, स्मॉल कैप आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन और ध्यान रहे कि स्मॉल कैप में अभी भले ही आपने अच्छे रिटर्न देखे हैं 2022 से अब तक, लेकिन यदि हम उतार चढ़ाव की बात करें तो 15 साल में कई बार ऐसे वक्त आएंगे जब स्मॉल कैप्स के रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे या वहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ध्यान रहे कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप फंड में आप कहिए कि 60% अराउंड आप रखिए, और आप 30% या 20% मिड कैप में रहिए, और 10% एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में हो, तो ये सही रहेगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है राजेश कुमार डीगा जी ने। राजेश कुमार जी ने लिखा है कि वो 15 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं और उसके बाद 15 साल होल्ड करके रखना चाहते हैं। यानी कि सवाल पढ़कर ये समझ में आता है कि 15 साल एसआईपी करेंगे, फिर एसआईपी रोक देंगे, उसके बाद 15 साल और इन्वेस्टेड रहेंगे, और फिर उसके बाद उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में वो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, नज़रिया आपका इतना लंबा है तो मिड कैप, स्मॉल कैप सही चॉइस है। और सवाल यह है कि क्या मुझे 20% से ऊपर रिटर्न मिल जाएगा? नहीं कह सकता मैं कि आपको 20% से ऊपर का रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कई स्कीम्स ने 20% या उससे अधिक के रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स के कम भी रहे हैं। तो 20 साल में ये कह पाना कि कौन सी स्कीम 20% रिटर्न दे देगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिल्कुल मैं आपको आज के हिसाब से जो स्कीम्स के पोर्टफोलियोज हैं जिससे अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, वो स्कीम्स पर अपनी राय दे सकता हूं। और आपने देखा होगा मैं जब भी इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूं तो मैं 12% का CAGR एज्यूम करके चलता हूं। तो 20% की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कुछ स्कीम्स के नाम आपको बता रहा हूं
मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक अच्छा मिड कैप फंड है, बट इसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है और इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये भी मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है, इसे भी कंसिडर किया जा सकता है। स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। तो आज मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने शेयर की, जो उत्तर दिए, वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें और मैं समय समय पर आपको उनके उत्तर जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।